नमस्कार, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम लोग बिहार दरोगा, बिहार सिजिल जो चतुर्थ जिसकी वैकेंसी आई है उसके लिए साइंस का 7वां वीडियो। जी हाँ, यानी कि इससे पहले 6 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। अगर उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार दरोगा साइंस। ऐसे करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां जाकर के आप देख सकते हो। और सारे प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न हम रख रहे हैं दोस्तों वह एनसीईआरटी के रख रहे हैं, और वैसे प्रश्न भी रख रहा हूं मैं जो बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है दरोगा का, बिहार एसएससी का, उसमें पूछा गया हो। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और सेव करते जाइएगा, सब कुछ लिखते भी जाइएगा। ऐसा नहीं कि देखिए और हो गया कम, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। रही बात पीडीएफ की कि पीडीएफ नहीं देते हैं, तो पीडीएफ के लिए मैं बताया कि पीडीएफ के लिए हमें किसी आदमी को रखना पड़ेगा, और जिसको रखेंगे वो निःशुल्क नहीं काम करेगा। तो आप लोग कमेंट करें कि मिनिमम कितना आप पे करेंगे कि हम पीडीएफ वाले को रखें। आइए तब तक हम लोग अपने उस पर चलते हैं। आइए, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होगा? देखिए, मैं आपको प्रिज्म दिखाता हूं। पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, और ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, है ना। कह रहा है कि जब एक प्रिज्म से गुजरता है, कांच का जो प्रिज्म होता है, देखिए यहां पर एक आपको कांच का प्रिज्म दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये। हाँ, जब इससे प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब इससे गुजरेगा, ठीक ना, तो कह रहा है कि कौन सा रंग सर्वाधिक क्या होगा? अपवर्तित होगा। कौन सा कलर सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा, मतलब विचलित कौन सा कलर होगा सबसे ज्यादा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए ये प्रिज्म है। अगर इससे आप व्हाइट लाइट को पास कराते हो तो रंग जो है वो टूटता है अलग अलग कलर में, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जिसमें जो बैंगनी है, ये बैंगनी है, यह क्या होता है? ये सबसे ज्यादा, है ना, बैंगनी जो है यह सबसे ज्यादा मुड़ता है, विचलित होता है सबसे ज्यादा। क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, विचलित सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा ये मुड़ेगा, सबसे ज्यादा ये मुड़ता है। कौन सा? तो बैंगनी। अब आपसे अगर पूछे कि सबसे कम, तो सबसे कम कौन होगा? तो ये होगा जो है वह सबसे कम। ध्यान रखिएगा, ये होगा सबसे कम। क्यों सबसे कम होगा? इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है? तरंगदैर्ध्य कम होता है, तरंगदैर्ध्य होता है कम, वेवलेंथ समझिएगा। जैसे प्रकाश ये ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये दूरी है वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य। तो ये बैंगनी का है। और जब यहां पर देखिए लाल जब यहां गुजरता है, लाल जब गुजरता है तो लाल ऐसे ऐसे चलता है। अब इसका देखिए लेंथ, इसका लेंथ यहां तक है, इसका इतना ही छोटा था, लेकिन इसका जो है वो इतना है, तो इसका वेव लेंथ ज्यादा है। इसका क्या है? वेव लेंथ ज्यादा है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, वेव लेंथ ज्यादा है, यानी कि यह सबसे कम मुड़ेगा, है ना, यानी कि यह सबसे कम मुड़ेगा, सबसे कम विचलित अपवर्तित होगा। तो क्लियर हो गया पहला का आंसर डी। कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा इसमें, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लिया हूं मैं कि भैया एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगर पढ़े और तब भी कंफ्यूजन हुआ तो क्या फायदा फिर वैसे पढ़ाई पढ़ने का। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध की जो शुद्धता की जांच की जाती है वह किस यंत्र से की जाती है भाई? ध्यान दीजिए, तो यंत्र क्या होता है? वो लैक्टोमीटर होता है। कौन होता है? लैक्टोमीटर। इसी से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, दूध की शुद्धता की जांच। विंड वेन से क्या किया जाता है? विंड वेन से पवनों की गति, जी हाँ, विंड वेन से पवनों की गति मापी जाती है। ध्यान रखेंगे, विंड वेन से पवनों की गति मापी जाती है। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, जिससे आर्द्रता मापी जाती है। क्या? आर्द्रता। और एक होता है हाइड्रोमीटर, जिससे
घनत्व मापा जाता है। हाइग्रो, जब ग्रो पूछे, देखिए हाइड्रो है, ये आपका घनत्व होगा, है ना, और हाइग्रो रहेगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों कभी कभी पूछता है और फंसाता है। हाइग्रोमीटर होता है, जब हाइग्रो रहेगा तो ये आर्द्रता हो जाएगा, यहाँ घनत्व है और ये हो जाएगा आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता। ठीक, चलें आगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखिए यहां पर अगर हम ऑप्शन दे देते हैं 3 × 10⁸, तो मैक्सिमम बच्चे डी लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? आप प्रकाश की चाल जानते हो ना, कितना है? 3 लाख किलोमीटर। 3 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 3 लाख। तो अगर हम 3 में गुणा करेंगे, 10 के पावर अगर 2 देंगे तो 100 होगा, 3 देंगे तो 1000 होगा, 4 देंगे तो 10,000 होगा और 5 देंगे तो लाख होगा। यही होगा ना। जैसे यहां समझिएगा, 3 रहेगा, ठीक, गुणे अगर 10 की पावर हम 2 देते हैं, 2, तो भाई 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो 100 तो 300 होगा। 10 की पावर 3 देते हैं तो 1000, 10 की पावर 4 देंगे तो 10,000 और 10 की पावर 5 देंगे तो लाख। तो क्या कह रहा है? किलोमीटर में कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3 लाख। देखिए क्वेश्चन भले इजी लग रहा हो, लेकिन सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये कब होता है? 8 वाला। तो ये जब किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो भाई जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी कि 3 जीरो बढ़ जाता है। तो जब अगर मीटर में लिखना होगा तो लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। ये होता है किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं? भले लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन एग्जाम में भाई ऐसा ही प्रश्न गलत होता है और गच्चा खा के चले आते हैं। 1 हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। देखिए 846 नहीं, 646 नहीं, 500 नहीं, 700। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मानक के रूप में प्रयोग करते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, भले लगेगा इजी लग रहा तो जरा कमेंट करिए क्या होगा आंसर, मैं भी देखूं, है कि नहीं। वाट घंटा होगा, किलो जूल घंटा होगा, मेगावाट घंटा होगा या किलोवाट घंटा होगा? तो जो ऊर्जा का व्यापारिक मानक होता है वह होता है किलोवाट, है ना, किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक तौर पर होता है। चलिए आइए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया? हाइड्रो, जल का संबंध है ना, तो जल की स्थिति ऊर्जा। कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपको नहीं आ रहा होता है तो रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अगर ना भी आए तो थोड़ा बहुत अगर आप जोड़ना घटाना जान जाते हो इन सब चीजों में तो आप कर सकते। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियोधर्मी है? तो सर्वाधिक रेडियोधर्मी जो है वह है पोलेनियम, है ना। ये पोलैंड देश के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ये किसके नाम पर रखा गया है? तो पोलैंड देश के नाम पर रखा गया है पोलेनियम। इसकी परमाणु संख्या 84 है। इसकी खोज 1898 में किसने? मैरी क्यूरी ने किया था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पोलेनियम सबसे सर्वाधिक रेडियोधर्मी है। चलें आगे, आ जाओ भैया। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस बहुत पूछता है, गोबर गैस बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में। तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो है वो है मीथेन, यानी कि CH4, ठीक ना, मीथेन है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक पूछता है ना, मुख्य घटक पूछ रहा है तो मीथेन होता है। ब्यूटेन किसका होता है? तो ब्यूटेन आप जानते हैं घर में जो खाना वाना बनाते हैं LPG, है ना, LPG सिलेंडर में, तो ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन गोबर गैस का पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए। एक AMU यानी परमाणविक द्रव्यमान यूनिट, है ना, लगभग बराबर होता है। तो लगभग किसके बराबर होता है? एक AMU बराबर होगा आपका 1.66 × 7 की पावर -27 का, ठीक ना। याद रखिएगा, -27, 6 × 10 की पावर -27
इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। एक परमाणविक द्रव्यमान यूनिट बराबर होता है। चलिए आइए, हीरा बहुत कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट जानते हैं कार्बन के ये अपरूप हैं। ये किसके अपरूप हैं? तो सर ये कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जानते हैं कि विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत का कुचालक है कौन? डायमंड, डायमंड। लेकिन ग्रेफाइट जो है ना, ये विद्युत का भैया, ये विद्युत का है चालक। ग्रेफाइट जो है वह कंडक्टर है, चालक है। और हीरा बहुत कठोर होता है और ये मुलायम होता है इसके अपेक्षा। भांगुर कठोर नहीं, बहुत कठोर नहीं, नरम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। तो ध्यान दीजिएगा। कार्बन का एक और अपरूप है जिसको बंकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंकमिस्टर फ्लोरीन। याद रखिएगा, कार्बन का एक और अपरूप है भाई जिसको बंकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, C60, है ना, C60। ध्यान दीजिएगा, C60 होता है। और इसकी संरचना पूछता है कि बंकमिस्टर फ्लोरीन, या पूछेगा कि इनमें से किसकी संरचना पिंजड़े जैसी या फुटबॉल जैसी होती है, तो बंकमिस्टर फ्लोरीन की। क्लियर? क्लियर है। चलो भाई आ जाओ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पूछता है एग्जाम में। न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। कैसे याद रखना है? आपको याद रख लेना है नाच, नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज। देखिए 1632 में इसकी खोज की गई। 3 वर्ष बाद इनको क्या मिला? नोबेल मिला। बेरिलियम, बेरिलियम पर ये अल्फा कणों की बमबारी करके और इसका पता लगाते हैं, न्यूट्रॉन का ये पता लगाते हैं बेरिलियम पर। ये अगर कभी पूछे तो ध्यान दीजिएगा, किस पर किए थे बमबारी? तो बेरिलियम पर किए थे। किसने? तो जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज। क्लियर है? आइए भाई, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं? देखिए यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों को। कभी कभी कोयला समझते हैं वो, कभी कभी पेट्रोलियम समझते हैं वो, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब कोयला ऑप्शन में रहे, पेट्रोलियम ना रहे तो कोयला लगा देना। लेकिन ब्लैक गोल्ड जब ऐसे पूछा पेट्रोलियम हो तो आप पेट्रोलियम को लगाओगे, है ना। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को लगाओगे, पूछा हुआ है और ये प्रमाणित है, ऐसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोयला भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन जब पेट्रोलियम न रहे तो कोयला लगाइएगा। चलिए, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वोत्तम तरीका। टाइफाइड, जब टाइफाइड होता है ना तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पानी को भैया उबाल कर पीजिए। टाइफाइड नुकसान करता है, आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है यह आंत को प्रभावित। अच्छा ये बताएं, टाइफाइड जो है यह जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित, है ना। टाइफाइड जो है यह क्या है भैया? जीवाणु जनित है या विषाणु जनित? आपको कमेंट करना है कि टाइफाइड होगा क्या जीवाणु से होगा या वायरस से होगा, है ना। टाइफाइड किससे होगा? जीवाणु से होगा या वायरस से होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? पीने के पानी को उबाल कर पीना। बाकी कमेंट बॉक्स हम देखेंगे, चेक करेंगे आपने कमेंट किया कि नहीं किया। आइए, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की सामान्यता। देखिए ये बिहार पुलिस में पूछा था इस प्रश्न को, है ना, कि 20 दांत कब तक आ जाता है बच्चे को, दूध के दांत कब तक रहते हैं? तो देखिए 20 दांत जो होता है यह 5 वर्ष की आयु तक रहता है, फिर उसके बाद 6 से 13 साल तक उसका दांत टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर होगा भैया 20 दांत। क्लियर? क्लियर है। आइए, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फूल नहीं होगा, फर्न में नहीं होगा फूल। किसमें? फर्न में फूल नहीं होगा। आओ भैया आ जाओ। घाव का शीघ्रता से भरना होता है। घाव जब हो जाता है, चोट वगैरह लगता है तो घाव, तो शीघ्रता से भरने में विटामिन सी बहुत ज्यादा कारगर होता है। वैसे ए भी कारगर होता है, तो ज्यादा कारगर कौन होता है? सी एस्कार्बिक एसिड, है ना। सी आपको खट्टे फलों में मिल जाता है, संतरा में, नींबू में, यहाँ सी मिलता है, ठीक है ना। विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनने में, फिलोक्विनोन इसको कहते हैं, रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक। और विटामिन देखिए, विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन जो हैं यह जल में घुल जाते हैं। जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, ठीक ना। और विटामिन के याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। और ये केड़ा जो है यह वसा में घुलता है। कहाँ घुलता है? वसा में। देखिए इसीलिए आप विटामिन सी कभी कभी देखते हैं
कि ये जल में घुल जाने की वजह से विटामिन सी कमते रहता है आपके शरीर में, तो डॉक्टर कहेगा भाई विटामिन सी की गोली खाइए, है ना, विटामिन सी की गोली खाइए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी तो भाई घुल जाता है जल में, वो टॉयलेट पेशाब के रास्ते बाहर चला ही आएगा, है ना, इसलिए उसकी कम जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? क्लियर है सर। आइए आइए, पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होगा। तो देखिए वसा तो होगा, प्रोटीन होगा, पशुओं में, पादपों में होना चाहिए, पशुओं में नहीं होना चाहिए। तो पशु में तो ये सब होगा ही, स्टार्च पशु में जहां तक नहीं होता है ना, स्टार्च पशु में नहीं होता है, स्टार्च होगा पादपों में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। चलिए चलिए आइए, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट जो प्यूपा अवस्था होता है, प्यूपा याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, प्यूपा अवस्था में यह रेशम प्रदान करता है। आइए, प्राकृतिक मोती, प्राकृतिक मोती जो है यह एक मोलस्का है। क्या है? यह एक मोलस्क है, प्राकृतिक मोती, ठीक ना। आर्थ्रोपोडा में आता है मकड़ी वगैरह, मकड़ी बिच्छू ये सब आर्थ्रोपोडा में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलो भाई आ जाओ आगे, अगले सवाल पर देखते हैं। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। स्तनियों में स्टार्च का जो पाचन होता है तो मुख से ही शुरू हो जाता है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रहेगा इसमें। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, जो लार में टाइलिन मौजूद होता है एंजाइम, तो वहां से ही शुरू हो जाता है। तो कहां से हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए आइए, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? यानी कि मलेरिया मच्छर से होता है, यह बताने वाले थे रोनाल्ड रॉस, मलेरिया परजीवी, है ना, रोनाल्ड रॉस। ये बताइए ये किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। जी हाँ, आप जानते हैं कि नहीं, यही चीज जान लीजिए, ये जो मच्छर जो होते हैं, जो काटता है आपको, खून चूसता है, वह फीमेल मच्छर ही होता है, पुरुष नहीं। पुरुष मच्छर नहीं खून चूसता है, महिला मच्छर ही खून चूसती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, तो समझिए महिला मच्छर क्यों खून चूसती हैं। एक मान के चलिए कि फीमेल मच्छर है और एक मेल मच्छर है, ठीक ना। तो मेल मच्छर को देखे होंगे आप, पेड़ पर कहीं चिपका रहेगा, पेड़ का रस चूस के काम चला लेता है, लेकिन जो फीमेल है ये तो भाई खून चूसने की आदत है ना, तो ये क्यों चूसती है खून, जरा सा समझिएगा। फीमेल जब ये मच्छर प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट जैसे ये मच्छर हुआ तो इसके पेट में बच्चा होगा, छोटा छोटा अंडा होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर होगा। अब इनके पोषण के लिए, इनको पालने के लिए इसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस फीमेल मच्छर को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होगी, है ना, प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होगी। और पेड़ पौधे से इतना प्रोटीन इसको मिलेगा नहीं, तो ये कहां से? तो ये जो आप खाते हैं तो आपके खून से डायरेक्ट ये रक्त से प्रोटीन खींच ले रही है, इसीलिए फीमेल मच्छर आपको काटती है। अब मेल बदनाम झूठे है बेचारा, मेल मच्छर खून नहीं चूसता है, वो पेड़ पौधे में लटका रहेगा। तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि ये मादा एनोफिलीज जो है इसी का करामात है। और यही आम का खाने योग्य भाग, आम जब खाते हैं तो क्या खाते हैं? छिलका उतार देते हैं और अंदर का जो बीज होता है वो भी, यानी कि मध्य वाला खाते हो ना आप, तो क्या खाओगे भैया? तो सर मध्य फल भित्ति खाओगे, बाहरी छिलका थोड़ी खा जाते हैं आम का, या उसका गुठली थोड़ी खा जाते हैं, नहीं, मध्य खाते हैं। नागफनी, नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं। नागफनी देखिए, ज्यादातर नागफनी जो होता है, जैसे ये पेड़ है नागफनी का, है ना, ये पेड़ है ऐसे नागफनी का, तो इसमें एक कांटा होगा, ऐसे 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 कांटा होगा। ये कांटा पत्तियों का ही रूपांतरण रूप हो जाता है। कांटा जब होता है, या देखेंगे ऐसे डंठल रहेगा और इसमें ऐसे 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 कांटा निकल जाएगा। तो ये कांटा क्यों निकल जाता है? ये पत्तियों का एक तरह से रूपांतरण है। और ये देखिए, जल क्षय कम हो, जल का, क्योंकि ये चूंकि रेगिस्तान में होता है, और रेगिस्तान में आप जानते हैं कि जल की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो भैया जल का क्षय कम हो, इसलिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रकृति बहुत मतलब बेहतरीन चीज है, जहां जिस तरह का रहता है वैसा ही पेड़ पौधे पादप भी उगना शुरू कर देते हैं। मरुस्थल में वैसा चीज उगता है जिसको पानी कम। अब ऊंट को देखिए, मरुस्थल का जहाज कहते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भाई रेगिस्तान में पानी की दिक्कत है। अब ऊंट वहां आसानी से रह लेता है, क्यों रह लेता है? क्योंकि वो
अपने वसा को तोड़ करके अपनी प्यास बुझा लेता है। जो कुबड़ में उसका वसा होता है उससे। ऊंट का पैर भी देखिए उसी स्ट्रक्चर से बना होता है। उसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और तलवा जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होगा और गद्दीदार होगा। गद्दीदार होगा तो वो रेत पर भी आसानी से चल लेता है। तो प्रकृति जो बनाया है ना, बनावट बहुत ही शानदार है। तो किसका होगा उदाहरण? पत्ती का उदाहरण होगा। आइए आखिरी सवाल है बाबू, आखिरी सवाल है। चलो भाई, जल प्रदूषण का कारण क्या? देखिए इस वीडियो में सारे प्रश्न लगे होंगे आपको इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना जरूरी है। बहुत ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुत जटिल नहीं आता है। ये बिहार पुलिस का नहीं है, दरोगा में और सीजीएल में ऐसा ही आएगा इजी। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो देखिए वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ये तो है ही कारण। और देखिए औद्योगिक अपशिष्ट कंपनियां जो गंदगी फैला रही हैं वो भी जल प्रदूषण का कारण हो रहा है। कृषि से निकलने वाले पदार्थ भी जल प्रदूषण का कारण कर रहे हैं। जैसे आप अपने खेत में कितना उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, करेंगे कि नहीं? तरह तरह का कीटनाशक, फला ढिमका कुछ भी डालते हैं, और भी तकनीकी है जिसका उपयोग करते हो आप। और जब पानी आता है, जैसे थोड़ा सा पानी आ गया खेत में, तो वो सारा आपका कीटनाशक और उर्वरक सब कहाँ जाएगा? पानी में ही तो जाएगा या धरती के अंदर घुसेगा, तो फिर जल प्रदूषण करेगा, है ना? तो क्या हो गया? कहने का मतलब है कि सर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल जो राइट आंसर होगा इनमें से सही होगा। तो 24 प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से हम कोशिश करते हैं कि प्रश्नों को रखें, और चूंकि एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो अभी तो बिहार दरोगा का आया नहीं है नोटिफिकेशन। आपको ये टारगेट करना है कि जब भी वैकेंसी आए उससे पहले एकदम आप फुल चार्ज रहो। खाली आपको फटाफट सिलेबस कवर करके और टूट पड़ना रहेगा, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।